हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज मैं इसमें 11/12/2025 के ऑल शिफ्ट के साइंस के 75 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आगामी आने वाली परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। देखा जाए तो सामान्य सूत्र जो होता है समान रासायनिक गुणों और जैसे कि CH2 समूह द्वारा भिन्न क्रमागत सदस्यों वाले यौगिकों की एक श्रेणी होती है। अगर हम बात करें इसमें सजातीय श्रेणी की, तो जो सजातीय श्रेणी है वो कार्बनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसे सभी सदस्यों का समान रासायनिक सूत्र समान होता है। ठीक है, जैसे कि एल्केन एल्केन जो श्रेणी है, एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 है। इस श्रेणी के किन्हीं भी दो लगातार आने वाले सदस्यों के बीच हमेशा एक कार्बन और दो हाइड्रोजन परमाणु यानी कि CH2 समूह जो होता है का निश्चित अंतर होता है। चूंकि इसमें जो कार्यात्मक समूह होता है वो समान होता है, इसीलिए इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, आपस में पूरी तरीके से मेल खाते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जनक पादप यानी कि पेरेंट प्लांट के खंडित हिस्से से एक नए पादप का निर्माण करती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। यानी कि जैसे खंडन को विखंडन भी बोलते हैं। ठीक है, विखंडन जो होता है वो अलैंगिक जनन की वह सरल प्रक्रिया है जिसमें सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव जैसे कि स्पायरोगायरा जो शैवाल होते हैं वो पूर्ण रूप से परिपक्व होने पर स्वतः ही दो या दो से अधिक छोटे टुकड़ों या फिर खंडों में टूट जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा जो होता है, जो टूटा हुआ खंड है, वो वृद्धि कर कर एक नया स्वतंत्र जीव या पौधा का रूप ले लेता है। इसलिए सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो मानव निर्मित जो रेफ्रिजरेटर जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलिंग सिस्टम और जो एरोसोल स्प्रे होते हैं, कैन में बड़े पैमाने पर क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC यानी कि CFC जो होती है यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उपयोग किया जाता है। और जब ये गैसें वायुमंडल में मुक्त होती हैं तो समताप मंडल जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचकर पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उसके प्रभाव से टूट जाती हैं और जो सक्रिय क्लोरीन जो परमाणु मुक्त होती है इससे मुक्त होती है। और यह अकेला जो क्लोरीन होता है परमाणु ओजोन यानी कि O3, ठीक, ओजोन को क्या O3 के हजारों जो अणु हैं उसको तोड़कर क्या करता है, ऑक्सीजन यानी कि O2 में बदल देता है, जिससे ओजोन परत क्या होती है, पतली हो जाती है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, CFC आधारित रेफ्रिजरेटर और स्प्रे कैन का उपयोग ओजोन परत के क्षरण में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो क्या होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाहरी असंतुलित बल के क्या होता है, सीधे समानुपात होता है। ठीक, जैसे कि F बराबर डेल P अपॉन डेल T, या फिर इसको बोल सकते हैं F बराबर ma लिखा जाता है। ठीक है, यह नियम स्पष्ट करता है कि संवेग में होने वाला यह परिवर्तन हमेशा उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया गया है। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वस्तु का संवेग लगाए गए बल की दिशा में क्या होता है, बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि ध्वनि की चाल की गणना किन दो तरंग गुणधर्मों का गुणा करके की जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो किसी भी माध्यम में तरंग की जो चाल होती है, तरंग की चाल और उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि V बराबर क्या होता है, U बराबर V इंटू लेमडा। ठीक, यहाँ पर जो आवृत्ति है
जो आवृत्ति का अर्थ यहाँ पे बात की गई है वो अर्थ सेकंड में होने वाली कंपनों की संख्या से है, और तरंग दैर्घ्य में जो क्रमिक स्रंग है या जो ग्रथ होते हैं, ठीक है, उसके बीच की दूरी होती है। यानी कि ध्वनि की जो चाल है से गणना करने की जो तरंग गुणधर्म होती है उसे गणना के लिए किया जाता है तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, ठीक, v इंटू लेमडा। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि न्यूरॉन्स के मुख्य घटक कौन से हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। न्यूरॉन्स के जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं ऑप्शन सी, द्रुमिका, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका अंत। जो द्रुमिका होती है जिसको डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है, यह पेड़ की शाखाओं जैसी संरचना होती है और जो अन्य कोशिकाओं में रासायनिक या फिर विद्युत संकेत ग्रहण करती है। जबकि जो कोशिका काय यानी कि जिसको हम सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है, यह न्यूरॉन्स का केंद्रक होता है जिसमें केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं जहां संदेश संसाधित होते हैं। जबकि तंत्रिकाक्ष या फिर इसको बोलते हैं तंत्रिका अंत, यानी कि तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका अंत यह एक लंबा धागेनुमा प्रवर्धक होता है जो कि विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूर अगले न्यूरॉन्स के तंत्रिका जो अंत होता है उस तक पहुंचाता है, ठीक। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि नर तथा मादा युग्मक के संलयन से आरंभ होने वाले जनन को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, लैंगिक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का गुण है, यौगिक का अणु है। तो यौगिक का अणु होता है H2O, यानी कि ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है किसी भी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान एक किसकी यानी कि डैश की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो सूत्र इकाई द्रव्यमान के का उपयोग मुख्य रूप से उन यौगिकों के लिए किया जाता है जिसमें संघटक जो कण होते हैं आयन होते हैं, जैसे कि आयनिक यौगिक यानी कि NaCl। अगर गणना की विधि से आणविक द्रव्यमान जैसा ही होता है। इसमें यौगिक के सूत्र में जो मौजूद सभी परमाणु होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि एक किसान नदी के किनारे रहता है लेकिन उसके क्षेत्र के नहर तंत्र को जलाशय से अनियमित जल आपूर्ति मिलती है। सिंचाई के लिए उसे आदर्श रूप से क्या अपनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, नदी लिफ्ट तंत्र अपनाना चाहिए। यानी कि जब किसी भी क्षेत्र में जलाशय या बांधों में पर्याप्त पानी न होने के कारण नहरों का जो प्रवाह होता है अनियमित या धीमी हो जाती है तो वह नदी लिफ्ट प्रणाली सबसे उत्तम पाया जाता है, ठीक है। इस प्रणाली में नदी के किनारे सीधे बड़े पंप लगाकर पानी को ऊपर खींचा जाता है और सीधे खेतों तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि जो किसान होते हैं वो नदी के ठीक किनारे रहता है, इसीलिए ये जो प्रक्रिया है उसके लिए सबसे सटीक और टिकाऊ माध्यम होता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नदी लिफ्ट तंत्र इसके लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया कि द्रव्यमान m और त्रिज्या r वाले ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, g बराबर स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल G है वो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जबकि कैपिटल M ये ग्रह का कुल द्रव्यमान है और जो कैपिटल R है वो ग्रह की केंद्र से सतह तक की दूरी यानी कि त्रिज्या है, ठीक। और यहाँ पे जो स्मॉल g का मान ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जो उत्तल दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र स्थित होता है दर्पण के पीछे, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि गोल लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है तो वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, ऋणात्मक
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया कि एक ही पदार्थ के दो तार ए और बी की लंबाई समान है, लेकिन तार ए का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो उनकी प्रतिरोधों यानी कि आर ए रेशियो आर बी का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है। देखा जाए तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है यानी कि आर और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि ए की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो दोनों तार एक ही पदार्थ के हैं और लंबाई क्या है, समान है, अतः इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो रो है और लंबाई l समान है। यानी कि यदि तार b का क्षेत्रफल यानी कि ए बी बराबर a है तो तार a का क्षेत्रफल यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 2a होगा। अब हम मान रखेंगे, ठीक, जैसे कि आर ए बराबर क्या हो जाएगा, रो l अपॉन 2a, जबकि आर बी बराबर क्या हो जाएगा, रो l अपॉन a। अब दोनों को हम अनुपात क्या करेंगे, निकालने पर, अब जैसे दोनों का अनुपात निकालेंगे तो इसको अपॉन में कर देंगे, जैसे कि हम इसको अपॉन में करेंगे, ठीक है। तो आर ए अपॉन आर बी बराबर क्या हो जाएगा, रो l अपॉन 2a और रो l अपॉन a इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रो l और रो l वो तो एक दूसरे से कट जाएंगे, इसी के साथ साथ a भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 2/a। जब इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आएगा आर ए रेशियो आर बी इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि क्लोरीन परमाणु के एल और एम सेल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, तो वो किस प्रकार होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो यहाँ पे जैसे क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन जो क्लोरीन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम बोर्स जो इस नियम है जो जिसको हम बोलते हैं बोहर-पुरी नियम, ठीक है, वो होता है 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कोशों में वितरण करें। तो इस प्रकार जैसे पहला कोश, ठीक है, जैसे कि NLM होता है, जैसे KLM भी बोलते हैं, ठीक है। तो के सेल में यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो अधिकतम टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम पहले सेल के बारे में बात करें तो n बराबर अगर हम 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर ये, तो इसका सही आ जाएगा 2, यानी कि n के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। उसी प्रकार से यही फॉर्मूला दूसरे में लगा देंगे एल कोश में, अब उसमें हम n बराबर 2 रखेंगे, तो n बराबर जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 × 2 की पावर 2, 4 4 दूनी 8, यानी कि दूसरे कोश में कितने रहेंगे, 8, यानी कि के में 2 एल में 8। इसी प्रकार आगे जो m है उसमें क्या रहेगा, m में n बराबर 3 रखेंगे, तो 3 की पावर 3, यानी कि 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, 18, और इसमें देखा जाए 18 आ रहा है, बट क्लोरीन कितने नंबर पे है, 17, 8 9 10, 10 टोटल हो चुके हैं, बचा कितना, 7, यानी कि m जो सेल है उसमें कितने रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो कुछ इस प्रकार होगा, 2 8 और 7, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम। जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एथेनोइक प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, और जो एथेनोइक अम्ल होता है उसे हम CH3COO एसिड डिनोट करते हैं, और यह एक दुर्बल अम्ल होता है, और यह अधिक अभिक्रियाशील जो सोडियम है धातु यानी कि Na के साथ अभिक्रिया जैसे करता है तो सोडियम एथेनोइड यानी कि लवण बनाता है, और जो ज्वलनशील हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 मुक्त करता है, और यह अभिक्रिया दर्शाता है कि इसमें प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन मौजूद है जो अम्लों का क्या कर रहा है, प्राथमिक गुणधर्म
है। यानी कि अगर हम कुल इसकी अभिक्रिया के बारे में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए, जैसे CH3 COOH, ठीक, यानी कि एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथेनोइट यानी कि CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 का निर्माण होता है। अब हम इसको उसके बैलेंस करना पड़ेगा, तो CH3COOH H2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आगे। जैसे ही 2 लगा दे रहे हैं तो इसका मान भी यहाँ पे हमें चेंज करके यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे Na भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका 2 लगाएंगे। अब ये पूर्ण रूप से क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि एक कण की गतिज ऊर्जा अगर शून्य है तो कण की गति के बारे में निम्न में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है, देखा जाए तो जैसे गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है, mv² होता है। अगर देखा जाए किसी भी भौतिक पिंड का जो द्रव्यमान है यानी कि m, और किसी भी कभी भी क्या होता है, शून्य नहीं हो सकता, इसीलिए जो गतिज ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 होने का एकमात्र अर्थ यह है कि उस पर का जो वेग है वो भी क्या है, शून्य है। यानी कि शून्य वेग का तात्पर्य है कि वस्तु पूरी तरीके से स्थिर अवस्था यानी कि विराम अवस्था में है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह विराम अवस्था में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि वह त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्तरीय पटकी उपकला, ठीक है, से बना होता है। यानी कि जो हमारी त्वचा होती है शरीर का सबसे बाहरी रक्षात्मक आवरण है, जिसे अत्यधिक घर्षण, रगड़ और बाहरी चोटों का सामना करना पड़ता है, जिससे कोशिकाओं को फटने या फिर नष्ट होने से बचाने के लिए इसमें सल्की उपकला, ठीक है, स्क्वैमोस एपिथेलियम जो टिश्यू होती है उसकी कोशिका एक के ऊपर एक कई परतों के रूप में व्यवस्थित होती है, और इस बहुस्तरीय व्यवस्था को क्या करती है, स्तरीय सल्की उपकला ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो कथन 1 में दे रखा है कि गैस कणों के बीच अधिक स्थान होने से उन्हें आसानी से लघु आयतनों में निष्पीडित किया जा सकता है। क्या ये किया जा सकता है? हाँ, ये किया जा सकता है। दूसरा है कथन, गैस कणों की औसत गतिज ऊर्जा उच्च होती है। क्या ये सही होगा? हाँ, ये सही होता है, क्योंकि जो ठोस और द्रवों की तुलना में देखा जाए जो गैस होते हैं, गैस के कणों के बीच बहुत अधिक अंतर आणविक स्थान होता है और ये नगण्य आकर्षण बल होता है, जिससे बाहरी दाब लगातार उन्हें बहुत छोटे आयतनों में क्या करते हैं, संपीडित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल होगा एलपीजी सिलेंडर। इसमें क्या होता है, साथ ही जो अतिरिक्त रिक्त स्थान होते हैं उसके कारण ये कण तीव्र गति से हर संभव दिशा में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जिसके कारण गैस कणों को औसत गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी अत्यधिक उच्च होती है। इसीलिए इसके दोनों ही कथन क्या होंगे, सही होंगे, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का जो पानी होता है उसके साथ अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अगर देखा जाए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि Ca कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 प्लस इसमें H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट उत्पाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है कि केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
बी, केंद्र की झिल्ली एक अरंध्रीय और दृढ़ संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है कि किसी भी कण का वेग समय ग्राफ ऋणात्मक प्रवणता वाली एक सरल रेखा है और यह कण की गति के बारे में क्या इंगित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यदि कण धनात्मक दिशा में गति कर रहा है तो उसकी गति धीमी हो रही है, इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है कि यदि अम्ल वर्षा के पानी की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर डाला जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? देखा जाए तो वायुमंडल में जो उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें हैं, ये वर्षा के जल में क्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जिससे वर्षा का जो पानी होता है वो अम्लीय, यानी कि इसका पीएच जो हो जाता है कितना होता है? लगभग पीएच 5.6 से कम हो जाता है। और अम्लों का यह सर्वाधिक गुणधर्म है कि वे नीले रंग के लिटमस पत्र को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है कि एक विद्यार्थी एक चमकते बल्ब के टर्मिनलों पर एक वोल्ट मीटर जोड़ता है, तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो वोल्ट मीटर मापता है बल्ब के विभवांतर को, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वोल्ट मीटर जो होता है वो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विद्युत जो विभवांतर है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मापने वाला उपकरण होता है। और इसे जो हमेशा परिपथ के उस घटक यानी कि बल्ब के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि उसके जो दोनों सिरे हैं यानी कि टर्मिनल है, उनके बीच ऊर्जा के अंतर या वोल्टेज को सटीक रूप से नापा जा सके, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बल्ब में विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है कि मानव जनन में जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रजोधर्म, यानी कि अंडाशय में प्रतिमाह एक अंडाणु मुक्त होता है और गर्भाशय स्वयं को निषेचित अंडे को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है, और यह नियमित समय में शुक्राणु द्वारा अंडाणु जो होता है उसका निषेचन नहीं होता है, तो अंडाणु निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद गर्भाशय की आंतरिक मोटी जो स्पंजी और रक्त वाहिकाएं होती हैं, वो युक्त दीवारें स्वतः ही टूट जाती हैं और यह मलबे और रक्त के रूप में योनि से मार्ग से बाहर श्रावित होती है, जिससे हम ऋतुस्राव बोलते हैं, या मासिक धर्म या रजोधर्म जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा ये देखो पहले सेट जो था 11/12/2025 के पहला शिफ्ट का क्वेश्चंस करवा चुके हैं। अब ये रहा सेकंड शिफ्ट 11/12/2025 के सेकंड शिफ्ट, ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि किस कार्बन अपर रूप में परमाणु षटकोणीय परत संरचना में व्यवस्थित होते हैं जिसमें परतों के बीच दुर्बल बल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट में जो प्रत्येक कार्बन होते हैं परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही समतल पर क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय वलय का एक जाल बनाता है। ठीक है, और ये परत एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं और इनके बीच कोई सीधा रासायनिक बंध नहीं होता, बल्कि बहुत ही कमजोर वेंडर बॉल बोलते हैं, ठीक है, वेंडर वॉल्स बल होता है, और इसी कमजोर बल के कारण ये परतें आसानी से एक दूसरे के पर फिसल सकती हैं, जिससे ग्रेफाइट क्या होती है? अत्यधिक चिकना और स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स गुण वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर ताप से निम्न ताप की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि पुरुषों में स्वस्थ और सक्रिय शुक्राणुओं के निर्माण प्रक्रिया के लिए इस सामान्य शारीरिक तापमान में लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है। और इसी अनुकूलन कम तापमान को बनाए रखने के लिए वृषण जो होता है वो उदर गुहा से बाहर एक विशिष्ट थैलीनुमा संरचना में स्थित होता है, जिसे हम वृषण कोश कहते हैं, यानी कि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि जब चीनी को जल में विलीन किया जाता है तो चीनी के कण क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा?
यानी कि जब चीनी को जल में विलीन किया जाता है तो चीनी के जो कण होते हैं वो जल के कणों के बीच के स्थानों में चले जाते हैं, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संयोजी ऊतकों को इनमें सही विशेषताओं में सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर देखा जाए यहाँ पे दे रखा है एरियोल ऊतक। एरियोल जो ऊतक होगा वो उसका जो सही आंसर होगा किससे मिलान होगा? एरियोल जो ऊतक होते हैं वो अंगकों के बीच रिक्त स्थान भरते हैं, यानी कि जो एरियोल ऊतक होते हैं ये अंगों के बीच जो खाली जगह होता है उसको भरकर उन्हें आंतरिक सहारा देते हैं और ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है, यानी कि इसका पहले से सही होगा। और दूसरा है कंकाल ऊतक। जो कंकाल ऊतक होती हैं ये इसका जो मिलान होगा वो होगा दो से, यानी कि संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं और तथा घर्षण कम करते हैं, यानी कि जो कंकाली ऊतक होते हैं ये उपस्थि यानी जो कार्टिलेज होता है हड्डी के जो जोड़ होते हैं उस पर घर्षण को कम करती है। जबकि यहाँ पे तीसरा दे रखा है स्नायु जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट का जो काम होता है ये अत्यधिक लचीला होता है और मजबूत होता है और जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, यानी कि इसका जो मिलान होगा वो होगा चौथे से, यानी कि रेशेदार ऊतकों को अस्थि से अस्थि का संबंध बनाए रखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डी की, जिसमें दे रखा है कंडरा इसको बोलते हैं हम टेंडन यानी कि जो टेंडन होता है यह कम लचीला परंतु अधिक मजबूत सफेद रेशेदार ऊतक होता है जो मांसपेशियों को हड्डी से बांधता है, यानी कि इसका सही मिलान होगा तीसरे से। ठीक है, तीसरे से, यानी कि रेशेदार जो ऊतक होते हैं ऊतक जो मांसपेशी में अस्थि का संबंध बनाए रखते हैं, यानी कि ए का होगा 1, बी का होगा 2, सी का होगा 4 और डी का होगा 3 से, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 10 मीटर की दूरी पर एक दीवार प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि एक राइफल में लाइट बुलेट चलाई जाती है जिसके परिणाम स्वरूप बुलेट का आगे की ओर त्वरण अधिक होता है और राइफल का पीछे की ओर प्रतिक्षेपण त्वरण न्यूनतम होता है। यदि बल बराबर और विपरीत है तो राइफल का त्वरण बुलेट के त्वरण से इतना कम क्यों होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और राइफल का जो द्रव्यमान होता है वो बुलेट से बहुत अधिक होता है। देखा जाए तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार जब जो राइफल है वो गोली पर आगे की तरफ बल लगाती है तो गोली भी राइफल का पीछे की तरफ उतना ही बराबर से बल यानी कि प्रतिक्रिया बल लगाती है। लेकिन न्यूटन के दूसरे नियम यानी कि F बराबर ma या फिर A बराबर क्या हो जाता है F/m के अनुसार किसी भी वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण है उसके द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि जो राइफल है राइफल का जो द्रव्यमान होता है गोली के मुकाबले बहुत अधिक भारी होता है, इसीलिए समान बल लगाने के बावजूद राइफल का पीछे हटने का जो त्वरण होता है वो गोली के आगे जाने वाले त्वरण से अत्यंत ही कम होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि v मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से गतिमान m किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा के लिए सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका सही आंसर क्या है? देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1/2 mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², यानी किसी भी वस्तु में उसकी जो गति होती है, गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो निहित होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और यदि इसमें द्रव्यमान की जो वस्तु है द्रव्यमान यानी कि m और यहाँ पे वस्तु यानी कि v वेग से सीधी रेखा में चल रही है तो उसे विराम अवस्था से इस वेग तक लाने में किए गए कुल कार्य की जो गणना होती है वो इस सूत्र से प्राप्त किया जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। परागकण सीधे अंडाशय में जाते
हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि फूलों वाले जो पौधे होते हैं उसमें जनन प्रक्रिया के दौरान जो परागकोश होता है उससे निकलने वाले परागण सबसे पहले मादा अंग के ऊपरी जो चिपचिपा भाग होता है जिसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है, उस पर जाकर गिरता है, जिससे परागकण की कभी भी सीधे सीधे जो ओवरी होता है उससे भीतर प्रवेश नहीं करता, जबकि वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जो परागकण है उससे एक लंबी पराग नलिका निकलती है जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय के भीतर बीजांड तक पहुंचती है। अतः इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि परागकण सीधे अंडाशय में जाते हैं। ये क्या है, सत्य नहीं है, यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलने पर अम्ल और क्षार दोनों का एक उभयनिष्ठ लक्षण है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दोनों ही आयन उत्पन्न करते हैं जो जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि किसी भी वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कोई चुंबक एक धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है, तो ये किसने दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पियर। जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी जो भौतिक विज्ञानी हैं आंद्रे मैरी एम्पियर, इनका पूरा नाम क्या है? आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि यदि कोई विद्युत धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है तो न्यूटन की जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार उस पर चालक के भी जो चुंबकीय क्षेत्र है उत्पन्न करने वाले चुंबक का उतना ही बराबर और विपरीत दिशा में यांत्रिक बल लगाना चाहिए, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पियर, यानी कि इनका पूरा नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग में परमाणु मॉडल में एक बड़ा संशोधन हुआ। तो प्रयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण और निष्कर्ष सबसे यथार्थ है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी से बिना विक्षेपित हुए गुजर गए, जो यह दर्शाता है कि परमाणु अधिकांशतः रिक्त स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायक होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रम विभाजन का पालन करके, क्योंकि जो जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। यहाँ सभी कोशिकाएं सारे काम नहीं करती, बल्कि उसमें जो श्रम विभाजन पाया जाता है और विशेष कार्यों जैसे कि भोजन का पचाना, ऑक्सीजन का संवहन करना, संदेशों का आदान प्रदान करना, इन सभी को करने के लिए विशिष्ट कोशिकाओं के समूह जैसे कि ऊतक और अंग निर्धारित होते हैं, और सभी अंग जो तंत्र होते हैं आपस में मिलकर और तालमेल कर ठीक है काम करते हैं, जिससे संपूर्ण जो जीव होती है वो जीवित और सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रम विभाजन का पालन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोर क्षार यानी कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया से निर्मित नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 कभी नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? जो जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है वो होता है कीड़कनाशी, जिसको हम बोलते हैं पीड़कनाशी, यहाँ पे दे रखा है पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो कीड़कनाशी होता है यह जैविक आवर्धन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहा गया है कि उत्तल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण परावर्तन के बाद डैश से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, मुख्य अक्ष से अपसारित होती हुई प्रतीत
होती है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो उसका जो परावर्तन होता है तल, वो बाहर उभरा होने के कारण एक परावर्तन के पश्चात बाहर की तरफ यानी कि डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, यदि दर्पण के सामने जो खड़े होकर इस फैली हुई किरण को देखा जाए तो इस दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो यह दर्पण के पीछे जो स्थित मुख्य फोकस होगा उस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्य फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो गलत है इसमें पूछा गया है कथन, वो होगा ऑप्शन सी, यह समरूप क्लोन उत्पन्न करता है। यह गलत है क्योंकि लैंगिक जनन में दो अलग अलग जनकों के युग्मकों का संलग्न होता है जिससे दोनों जनकों के जो डीएनए होते हैं आपस में मिलते हैं। इसके अलावा जो अर्धसूत्रीय विभाजन के समय जीनों का जो पुनर्संयोजन भी कहते हैं होता है, इन कारणों से पैदा होने वाली संतान है कभी भी अपने माता पिता के हूबहू समान या समरूप नहीं होता, बल्कि उसमें कई नई विभिन्नताएं आ जाती हैं जिससे समरूप संतानें केवल अलैंगिक जनन में बनती हैं, इसलिए जो कथन सी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि गैसों को द्रवीभूत करने की स्थितियां किस में होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी में, बढ़ते दाब और घटते तापमान पर। बढ़ता दाब यानी कि उच्च दाब पर लगने से जो गैस होते हैं, गैस के कण का दबाव बढ़ता है और वे आपस में क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। जबकि घटता तापमान यानी कि यहाँ पे तापमान बहुत ही कम होने से जो कण होते हैं, कण कण गतिज ऊर्जा यानी कि उनकी घट जाती है जिससे वे सुस्त होकर आपस में बंधने लगते हैं और गैस द्रव में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा चूना देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, CaCO3 होगा। यानी कि अगर हम बात करें इसमें पदार्थ गर्म करने पर विघटित होकर बिना बुझा चूना देता है, यानी कि जब CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कि जो CaO है जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, इसे बिना बुझा चूना देता है वो होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित सूची दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है कि मनुष्यों में वृद्धि हार्मोन्स का जो स्रावण होता है वो कौन सी ग्रंथि करती है। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। जो वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर के समग्र शारीरिक विकास यानी कि हड्डियों की जो लंबाई होती है और मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और इस महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन और स्राव मस्तिष्क के निकलने जो निचले हिस्से होता है हिस्से में स्थित जो मटर के दाने के आकार की होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, उससे यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। और यह ग्रंथि शरीर के अन्य अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं को भी नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक स्राव हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय में मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हार्मोन। हमारे शरीर में जो नियंत्रण होता है और समन्वय का जो कार्य होता है वो दो तंत्र मिलकर करते हैं। एक होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो विद्युत आवेग द्वारा होता है और जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। जबकि अंतःस्रावी जो ग्रंथ होता है उससे निकलने वाले इन जो विशिष्ट रासायनिक स्राव है उसको हम हार्मोन कहते हैं। और ये सभी सीधे रक्त में मिलकर लक्षित अंगों को क्या करते हैं, पहुंचाते
हैं और शरीर की विभिन्न जैविक जो क्रियाएं होती हैं जैसे वृद्धि, उपापचय, तनाव, नियंत्रण में क्या करते हैं, तालमेल बैठाते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है कि यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने वाली वस्तु रखी है तो दर्पण क्या होगी। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समतल दर्पण होगा। यानी कि जो समतल दर्पण होता है का यह एक मुख्य अक्ष विशिष्ट गुणधर्म होता है कि इसमें बनने वाले जो प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और आकार में वस्तु के ठीक बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल में चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है कि 2 किलोग्राम का एक पिंड 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होता है तो इस पर कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। तो कार्यरत बल क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें दिया गया है एम का जो मान दे रखा है, यानी कि एम का मान दे रखा है, एम बराबर 2 किलोग्राम का एक पिंड है जो कि 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से, यानी कि त्वरित गति, यानी कि ए बराबर क्या हो गया है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार देखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के जो कि बराबर होता है, यानी कि एफ बराबर एम इंटू ए। एम का मान है 2 जबकि ए का मान है यहाँ पे 3, 3 दूनी 6। ठीक, यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे 1 किलोग्राम जो होता है कार्यरत बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बल ज्ञात करने की एफ बराबर क्या आ गया है यहाँ पे 6, जिसको हम बोल रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है उसको हम न्यूटन भी कहेंगे, क्योंकि इसका सही आंसर, क्योंकि न्यूटन में दे रखा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला शरीर अंग प्रत्येक महीने निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी तक हमने 2 सेट किए हैं, पहला सेट और दूसरा सेट। अब ये जो तीसरा सेट है ये 11/12/2025 की थर्ड शिफ्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला शरीर अंग है जो प्रत्येक महीने निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि दैनिक जीवन में बेकिंग सोडा का, यानी कि सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग सही है। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। इसका उपयोग जो होता है वो सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। ठीक है, और जब इस यंत्र जो होता है इसके भीतर मौजूद जो सल्फ्यूरिक अम्ल है से क्रिया करता है तो इस तीव्र रासायनिक अभिक्रिया से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस झाग या फेने के रूप में बाहर निकलती है, जो आग के चारों ओर ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट कर उसे तुरंत बुझा देती है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका उपयोग जो होता है वो अग्निशामक यंत्रों में फेन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो जो कार्बनिक यौगिक है वो होगा, यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो है ऑप्शन बी, C2H6। जो C2H6 होता है उसे बोलते हैं एथेन। अगर देखा जाए तो रासायनिक जो विज्ञान है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के सीधे बंधों से बने जो हाइड्रोजन कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, और उनके जो व्युत्क्रम के कार्बनिक यौगिक हैं उसे माना जाता है। जैसे एथेन यानी कि C2H6 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन है जो पूरी तरीके से कार्बनिक है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 में कार्बन जो है होने के बावजूद इन्हें क्या किया गया है, खनिज स्रोतों से प्राप्त अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक लवणों की श्रेणी में ही रखा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी C2H6 यानी कि एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि उस अर्ध संरक्षी प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें डीएनए दो समरूप अणुओं में द्विगुणित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रतिकृति। यानी कि देखा जाए प्रतिकृति यानी कि जो कोशिका होती है, कोशिका में विभाजन से पहले जो डीएनए होता है वो अपनी हूबहू प्रतिलिपि तैयार करता है, जिसे डीएनए प्रतिकृतियन यानी कि रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन इसे कहते हैं। ठीक, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रतिकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के साथ के माध्यम से जल के विसरण को क्या कहते हैं? तो जल के विसरण को परासरण कहा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट 3 प्रकाश किरणें एक उत्तल लेंस पर आपतित होती है। तो ये किरणें लेंस से गुजरने के बाद किस बिंदु पर अभिसारित होगी? तो ये जो बिंदु होती है वो होती है लेंस के फोकस पर, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि वृषण कोश का जो तापमान होता है सामान्य शरीर के तापमान से कितने डिग्री सेल्सियस कम होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखा जाए तो मानव जो शरीर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे कहीं ना कहीं जो इसका जो तापमान होता है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो इसका जो नज़दीकी मान इसमें दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में दे रखा है लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि धारावाही जो वृत्तीय तार है, तार का प्रत्येक खंड लूप के केंद्र पर किससे चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार, ठीक है, यानी कि राइट हैंड थंब रूल के अनुसार यदि हम वृत्तीय लूप के प्रत्येक छोटे हिस्से में बहने वाली जो विद्युत धारा है, धारा की दिशा को देखें तो लूप के हर एक खंड के कारण उसके जो केंद्र है, केंद्र पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय जो बल है, रेखाओं की दिशा हमेशा एक ही तरफ, जैसे कि कागज के तल के लंबवत अंदर या बाहर होती है, जबकि समान दिशा में होने के कारण सभी जो खंड होते हैं, खंडों का चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़कर केंद्र पर एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिसे हम ऑप्शन सी यानी कि एक समान दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में योगदान देता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक समान दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल छोटे पिंडों में सर्वाधिक प्रबल होता है। यह सही नहीं है, क्योंकि न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपात होता है, यानी कि F बराबर G(m1)(m2) अपॉन R स्क्वायर होता है, जो कि छोटे जो पिंड होते हैं, पिंडों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य होता है, यानी कि बहुत कमजोर होता है, और यह बल केवल ब्रह्मांड और विशाल पिंडों जैसे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मामले में ही अत्यधिक प्रबल और प्रभावी होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखा जाए तो ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, यानी कि O3, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया कि कौन सी प्राथमिक विशेषताएं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहलाने की अनुमति देती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये ऊर्जा को एटीपी के रूप में संश्लेषित करते हैं। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। अगर देखा जाए तो जो दर्पण होता है, दर्पण की सतह पर चमकदार और अपारदर्शी होती है, ठीक है, जिससे घन पर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है, और इस घटना को प्रकाश का क्या करते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अतः उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना परावर्तन का उदाहरण है, जबकि अपवर्तन का नहीं। और जबकि तारों का जो टिमटिमाना होता है वो सूर्य के वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखना, यानी कि जैसे कि विलंबित सूर्यास्त
और लेंस के कार्य जिसे बोलते हैं अपवर्तन पर आधारित होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जब इथेनॉल सांद्र यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो किस में उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्टर में उत्पन्न होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे CH3COOH, ठीक है, प्लस यह C2H5OH के साथ जब अभिक्रिया करती है, यानी कि इसमें H2SO4 के साथ जब इसमें अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे CH3COOC2H5 प्लस H2O का निर्माण होता है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे देखा जाए, जब इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि एथेनोइक अम्ल और एल्कोहल को जैसे कि इथेनॉल बोलते हैं उसको, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों के साथ गर्म किया जाता है तो उसकी बीच जो निर्जलीकरण होता है उससे जैसे कि फलों जैसी जो मीठी खुशबू होने वाली एक नया कार्बनिक यौगिक बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। और यह पूरी रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहा जाता है। यानी कि जो पूरी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है इसे क्या कहेंगे? एस्टरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संगठन परिवर्तित होता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीतल। पीतल एक मिश्र धातु होती है, ठीक है, यानी कि एलॉय होती है जो तांबे की और जस्ते का एक समांगी मिश्रण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि पादप के निम्नलिखित में से किस भाग में विभाज्य ऊतक क्षेत्र होता है जो वृद्धि में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शीर्षस्थ विभाज्योतक, यानी कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। यानी कि पौधों में पाए जाने वाले जो विभाजकीय ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होती हैं और जीवन भर लगातार विभाजित होती रहती हैं, जिसमें से जो शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी कि जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वह मुख्य रूप से पौधों के तने और जड़ों के बढ़ते हुए अग्र सिर पर स्थित होता है और इसका मुख्य कार्य लगातार नई कोशिकाएं बनाकर पौधों की प्राथमिक लंबाई में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो H2O में ऑक्सीजन की पूछी गई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो होगी 2, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि यह मानते हुए कि वस्तु का एक समान वेग से गतिमान है, किसी भी वस्तु के वेग को उसकी यात्रा समय से गुणा करने पर कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्थापन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि परमाणु द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन मानक संदर्भ के रूप में किया जाता है? तो मानक संदर्भ के रूप में किया जाता है कार्बन 12 का, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखा जाए तो रासायनिक विज्ञान में जो वैज्ञानिक तत्व होता है उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को सटीक रूप से मापने के लिए वर्ष 1961 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन 12 यानी कि 12C यानी कि समस्थानिक को मानक संदर्भ रूप से चुना गया। इसके अनुसार जो कार्बन 12 है इसका एक शुद्ध परमाणु के कुल द्रव्यमान के ठीक 1/12 भाग को एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक, यानी कि 1 AMU या 1 U माना जाता है और इसी के सापेक्ष अन्य तत्वों का द्रव्यमान निकाला जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि यदि किसी गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा 450 जूल है और उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है तो पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? इसका सही आंसर क्या है? देखा जाए तो यहाँ पे किसी भी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की गई है। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 450, यानी कि 450 बराबर 1/2 m। उसका वेग दे रखा है यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकेंड और इसमें हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर, यानी कि इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 450 गुणे 2 बराबर हो जाएगा m और 15 का क्या होता है 200
25। ठीक है, अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 450 गुणे 2 यानी कि हो जाएगा 900। 900 बराबर हो जाएगा 225 गुणे m। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, m बराबर 900 बटे 225। अब जैसे सॉल्व करेंगे तो इसको इससे काट देंगे तो यानी कि इसका मान आ जाएगा 4, यानी कि 4 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होगा। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि एक कार अगर 2.5 मीटर प्रति 5 घंटे तक 62 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और फिर 1.5 घंटे तक 48 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है तो इसकी औसत चाल लगभग कितनी होगी। यहाँ पे औसत चाल बताना है। अगर हम देखें यहाँ पे जो पहली दूरी है, ठीक है, पहली दूरी यानी कि जिसे हम D1 से डिनोट करेंगे, D1 से यानी कि पहले घंटे में इसका 62 D1 बराबर हो जाएगा 62 इंटू 2.5 यानी कि टोटल देखा जाए तो 155 किलोमीटर चला है और फिर वह 1.5 घंटे तक इतने किलोमीटर यानी कि दूसरी दूरी यानी कि D2 यहाँ पर कितना दे रखा है 48 गुणे 1.5 यानी कि 72 किलोमीटर होगा। तो कुल दूरी अगर देखा जाए तो दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो टोटल दूरी यानी कि 155 प्लस 72 यानी कि 227 किलोमीटर। यानी कि अगर हम कुल दूरी और कुल समय के बारे में बात करें तो कुल समय कितनी है, यानी कि 2.5 प्लस 1.5 यानी कि 4.0 है। ठीक, और औसत चाल की देखें तो यानी कि अगर हम टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम देखें, ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम यानी कि 227 यानी कि 227/4। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 56.75 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि टोटल मान इसका आएगा 56.8 यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 56.8 किलोमीटर प्रति आवर इसका सबसे सटीक और निकटतम मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है कि बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सबसे पहला कथन दे रखा है कि यह सोडियम क्लोराइड अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया द्वारा औद्योगिक रूप से कार्य किया जाता है। ठीक है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। दूसरा दे रखा है कि यह गर्म करने पर बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है जो इसे बेकिंग में उपयोग करती है। क्या ये सही है? देखा जाए तो गर्म करने पर जो सोडियम है बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब हम तीसरा कथन देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि बेकिंग सोडा का उपयोग प्रति अम्ल यानी कि एंटाएसिड में किया जाता है क्योंकि यह अतिरिक्त अमासी अम्ल को उदासीन करता है जिसके केवल लवण और जल बनता है। तो कथन सी में जो लिखा है कि बेकिंग सोडा जब पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है तो केवल लवण और जल बनता है, तो यह गलत है क्योंकि बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 एक क्षारीय पदार्थ होता है जो पेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके लवण यानी कि NaCl और जल यानी कि H2O के साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस भी प्रचुर मात्रा में मुक्त करता है जिससे पेट में हल्की डकार आती है और राहत मिलती है। अगर हम इसके पूरे रिएक्शन के बारे में बात करें तो वो इस तरीके से हैं, जैसे कि जब NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रियाएं कराई जाती है तो लवण यानी कि NaCl प्लस जल यानी कि H2O प्लस गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। इसीलिए इसका जो यहाँ पे कथन सही नहीं है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल सी सही नहीं है, बाकी सब ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है कि मत्स्य उत्पादन में कवच प्राणी यानी कि सेलफिश श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोलस्का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। क्या होता है जब कीट फसल पौधों की पत्तियों से रस चूस लेती है? तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पौधों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि
किसी सीधे धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दी जा सकती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि उद्योगों में मशीन की पुर्जों और पुलों जैसे धात्विक घटकों की संरचनात्मक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का मुख्य रूप से किस प्रकार का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बल्ब के अंदर दरारों और अनुप्रस्थ दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये रहे हमारे 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।